मित्रों, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग क्या है? प्रवाल विरंजन। छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा वीडियो भी होगा प्रवाल पर। अब आगे हम जब डीपली पढ़ेंगे समुद्र विज्ञान तो डिटेल में बात होगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कोरल ब्लीचिंग के मेन कॉन्सेप्ट पे हम बात करने जा रहे हैं आज। क्योंकि अक्सर न्यूज़पेपर्स में अक्सर इनके बारे में चीज़ें आती रहती हैं, तो मुझे लगा कि ये एक बिल्कुल ऐसा टॉपिक है कि जो बिल्कुल कभी भी आपके किसी भी एग्ज़ाम में इससे जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसके बारे में हमको निश्चित ही बात करनी चाहिए, और हम लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रवाल विरंजन होता क्या है, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि बुक्स में, अलग अलग बुक्स में, नेट पे आपको बहुत तरह तरह की चीज़ें मिलेंगी, लेकिन हम लोग सिर्फ इसके मेन कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। प्रवाल विरंजन का मुख्य कॉन्सेप्ट ये है, मुख्य बात ये है कि कुछ चीज़ें मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि प्रवाल एक प्रकार का समुद्री जीव होता है जो कि कहाँ रहते हैं। ये बेसिकली जो प्रवाल हैं ये ऐसे समुद्री जीव हैं जो मेनली जो हमारे उष्णकटिबंधीय महासागर हैं वहाँ ये ज़्यादा पाए जाते हैं। मेन इनका स्थान वहीं पर है, और ये चूने की खोल में रहते हैं। आगे जब हम लोग भित्ति पढ़ेंगे अलग अलग तरह की रीफ्स, तो उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप बस मेन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जो प्रवाल जो होता है वो एक प्रकार का समुद्री जीव है। बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, और ये जहाँ रहते हैं अपने चारों ओर चूने की एक खोल बना लेते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, प्रवाल विरंजन क्या होता है, ये आपको समझना होगा। यहाँ पे प्रवाल विरंजन में क्या होता है कि ये जो हमारे प्रवाल हैं, जो कोरल्स हैं, ये जिस भित्ति में रहते हैं वहीं पर इन्हीं के साथ एक एल्गी है जिसका नाम है, इस नाम को नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है, और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, जुक्सानथलाई एल्गी। ये जो हमारा जुक्सानथलाई एल्गी है, शैवाल आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ये जो हमारा जुक्सानथलाई शैवाल है एक विशेष प्रकार का शैवाल है। ये वहीं पर ये भी रहता है। अब होता क्या है कि प्रवाल विरंजन की प्रक्रिया में ये जो जुक्सानथलाई एल्गी है ये धीरे धीरे सफ़ेद होने लगता है, और जब ये सफ़ेद होने लगता है तो ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये अपना भोजन बनाता है, वो भोजन फिर ये नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो क्लोरोफिल इत्यादि हैं उसकी मात्रा कम होने लगेगी। और जब ये शैवाल अपने कह सकते हैं भोजन नहीं बना पाएगा, इस शैवाल का रंग चेंज होने लगेगा, ये वाइट होने लगेगा। उस स्थिति में फिर क्या होता है, क्योंकि इन्हीं शैवालों पर, जो जुक्सानथलाई शैवाल हैं, इन्हीं शैवालों पर जो हमारे कोरल्स हैं, इनका भी पूरा का पूरा जीवन एक तरीके से डिपेंड है। क्योंकि 60% से अधिक जो आहार है, जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, ये सारी की सारी ज़रूरतें जो पूरी होती हैं शैवालों की, ये कोरल्स की, वो इन्हीं शैवालों के माध्यम से ही पूरी होती हैं। सिंपल सी चीज़ है, आप यही सोचिए कि जब ये शैवाल ही अपना अच्छी तरीके से विकास नहीं कर पाएंगे तो उन पर डिपेंड जो कोरल्स हैं उनका भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और शैवाल नष्ट होंगे, शैवाल ख़त्म होंगे, क्योंकि वो भोजन नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं, उनका कलर वाइट होने लगेगा धीरे धीरे। और शैवालों के फिर अभाव में, क्योंकि शैवाल से ही जुड़ा हुआ है कोरल, शैवाल के अभाव में कोरल जो हैं वो भी नष्ट होने लगेंगे। यही सिंपल सी प्रक्रिया कहलाती है कोरल ब्लीचिंग। मतलब कि शैवाल के अभाव में प्रवाल का मर जाना। और क्यों? क्योंकि प्रवाल के आहार का 60% से अधिक हमें शैवाल से प्राप्त होता है। तो अगर शैवाल नष्ट होंगे, उनका कलर वाइट हो जाएगा, वो ख़त्म होंगे धीरे धीरे, तो इसका सीधा सीधा प्रभाव जो है वो प्रवाल पर भी पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से
जो कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए एक छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब चलिए थोड़ा ओशंस के अंदर हम सैर पे चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार की रीफ्स आखिर देखने में लगती हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो कोरल्स होते हैं ये एक अपने चारों ओर एक भित्ति बना लेते हैं, एक चूने की खोल बना लेते हैं, और यही वो भित्तियाँ हैं जो आप देख रहे हैं इस समय, कोरल रीफ्स। और यहीं पर ये कोरल्स भी रहते हैं और यहीं पर वो शैवाल भी रहता है, जुक्सानथलाई। और शैवाल की जब मृत्यु होती है, जब वो शैवाल नष्ट हो जाता है, तो फिर शैवाल के अभाव में कोरल्स भी नष्ट होने लगते हैं। और शैवाल इसलिए नष्ट होता है, मैंने आपको बताया था कि उसका भोजन नहीं बन पाता, उसका रंग सफ़ेद होने लगता है, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि के बारे में मैंने बताया था आपको। ये कुछ सफ़ेद कोरल्स हैं जिनकी ब्लीचिंग हो चुकी है। ये एक नॉर्मल कोरल है, इसकी ब्लीचिंग अभी नहीं हुई है। और ये ग्रेट बैरियर रीफ की इमेज है, एक ब्लीचिंग वाला ये सीन है जहाँ ब्लीचिंग इसकी हो चुकी है, कोरल रीफ की ग्रेट बैरियर रीफ वाली इमेज थी वो। ये आप देख रहे हैं सिंपल सा एक ये मॉडल है, इसमें दिखाया गया है कि हेल्दी, स्ट्रेस्ड और ब्लीच्ड। मतलब पहले वाली स्थिति में कोरल्स अभी हेल्दी हैं, नॉर्मल हैं, दूसरे वाले में थोड़ी स्थिति गड़बड़ हो रही है, और तीसरे वाले में उनकी ब्लीचिंग हो चुकी है, टोटली वाइट कलर से दिखाया गया है। जो कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी पहले समझे हुए हैं वही सारी चीज़ें इस छोटे से मॉडल में दिखाई गई हैं। यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं क्लाइव विल्किंसन की। इन्होंने प्रवाल विरंजन की 4 स्टेजेस बताई हैं। ये छोटी सी चीज़ है, इसको देख लीजिए। कैटास्ट्रॉफिक ब्लीचिंग, सेवर ब्लीचिंग, मॉडरेट ब्लीचिंग, इनसिग्निफिकेंट और नो ब्लीचिंग। पहले वाली स्टेज में इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि जो पहली स्टेज है उसमें लगभग 70% तक प्रवाल नष्ट हो जाते हैं। दूसरी वाली में आप समझ सकते हैं 50 से 70%, फर्स्ट वाले में 70% या उससे अधिक था, थर्ड वाले में 20 से 50% तक प्रवाल नष्ट हो जाते हैं, और जो चौथी वाली स्टेज होती है उसमें प्रवाल बचे रह जाते हैं। वो जो भी प्रवाल विरंजन की प्रक्रिया हो रही है उसको वो सहन कर लेते हैं। तो कितनी ज़्यादा कोरल ब्लीचिंग हो रही है इसको क्लाइव विल्किंसन ने 4 स्टेजेस में बांटा है। तो कहीं पर अगर कोरल ब्लीचिंग पे क्वेश्चन आता है तो आप क्लाइव विल्किंसन का ये जो 4 स्टेजेस हैं इसको बता सकते हैं। कैटास्ट्रॉफिक, सेवर, मॉडरेट और इनसिग्निफिकेंट और नो ब्लीचिंग। पहले वाले में सबसे ज़्यादा, दूसरे वाले में उससे कम, तीसरे वाले में उससे कम, और चौथे वाले में बिल्कुल ब्लीचिंग ना के बराबर होती है। अब हम लोग देखते हैं इसके कारण। ब्लीचिंग हम लोग बहुत देर से पढ़ रहे हैं, बट अब कारण पे आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, एल नीनो, पॉल्यूशन इन ओशन और अल्ट्रावायलेट रेज। मेनली जब हम इस पे स्टडी करते हैं, जो भी रिसर्च अभी तक सामने आई है, तो रिसर्च से यही पता चला है कि ग्लोबल वार्मिंग होने से जो हमारा टेम्परेचर है ओशन का वो भी बढ़ रहा है। कुल मिला के ये इसका सबसे बड़ा रीज़न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न। सेकंड है आपका एल नीनो। एल नीनो हम लोग जानते हैं कि एक गर्म जल की धारा होती है जो ओशन के तापमान को बढ़ा देती है। हम लोग पढ़ते भी हैं एल नीनो के बारे में कि पेरू वाला जो एरिया है, साउथ अमेरिका का पश्चिमी तट, और अगर हम प्रशांत महासागर के संदर्भ में देखें तो उसका जो पूर्वी वाला हिस्सा है वहाँ पर पेरू वाला जो इलाका है वहाँ से ये शुरू होती है, फिर इंडियन ओशन में आ जाती है, और इंडियन ओशन में ये हिंद महासागर के तापमान को प्रभावित करती है, तापमान को बढ़ा देती है। तो ये इसका बहुत बड़ा रीज़न है। और थर्ड, पॉल्यूशन इन ओशन, जो हमारे वर्तमान समय में ओशन में काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। और फोर्थ, अल्ट्रावायलेट रेज जो पराबैंगनी किरणें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है उसी से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। ओजोन डिप्लेशन एक टॉपिक और आप जानते होंगे, कि जब ओजोन क्षरण होता है तो जो पराबैंगनी किरणें पहले रुक जाती थी ऊपर, वो रुक नहीं पाती, वो नीचे चली जाती हैं। तो ओजोन डिप्लेशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये 2 चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग में। तो उसी में से अल्ट्रावायलेट रेज वाला जो फैक्टर है कि अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा आ जा रही हैं। ये 4 बहुत बड़े फैक्टर हैं कोरल ब्लीचिंग के लिए।
जिससे कि आपको इस सीधे सीधे हिंट मिल रहा होगा कि जब भी ओशन का टेम्परेचर राइज होगा, बढ़ेगा, तो इससे जो हमारी कोरल ब्लीचिंग की प्रक्रिया है वो होगी। प्रवालों जो हमारे प्रवाल हैं उनका विरंजन होगा, प्रवाल नष्ट होंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, एल नीनो, पॉल्यूशन इन ओशन और अल्ट्रा वायलेट रेज ये इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो फ्रेंड्स ये रहे इसके इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, और आप लोग, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। कोरल ब्लीचिंग को पहले हमने देखा, फिर कोरल ब्लीचिंग की स्टेजेस कुछ बताई हैं विल्किंसन महोदय ने, वो हमने देखी। और अब इसके जो मेन फैक्टर हैं, किन किन फैक्टर्स से ये होता है। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ को देखेंगे अभी। ग्रेट बैरियर रीफ, जब भी कोरल रीफ्स की बात आती है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो कोरल्स होते हैं ये अपने ऊपर एक चूने की खोल बना लेते हैं, और इसी से बहुत वर्षों के पश्चात एक भित्ति का निर्माण होता है, एक रीफ बनती है। और ये रीफ हालांकि कई तरह की होती हैं, जब हम लोग डीपली स्टडी करेंगे समुद्र विज्ञान में तो पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। ये उन्हीं रीफ्स में से एक विशेष रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ, और रीफ्स में पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा एग्जांपल है ये। और इसको मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि 29 से 50% लगभग विरंजन ग्रेट बैरियर रीफ का हुआ है। ये ग्रेट बैरियर रीफ का एक दूसरा इमेज है, वहाँ तो डिटेल में हमने देखा। यहाँ आप मैप के माध्यम से समझ सकते हैं कि इसकी क्या एग्जैक्ट लोकेशन है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में ये स्थित है। जो ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी वाला हिस्सा है वहाँ पर दिखाया भी गया है, वहीं पर इसकी लोकेशन है ग्रेट बैरियर रीफ की। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्टडीज़ के माध्यम से पता चला है कि 29 से 50% तक का विरंजन वहाँ हुआ है, कोरल ब्लीचिंग हुई है, और ये आप उसकी इमेज भी देख रहे हैं इस समय। और 1980 से लगातार इसकी खबरें आ रही हैं। 1980, 82, 92, 94, 98 में, फिर 2002 में, 2006 में, 2016 में, 2017 में, अलग अलग वर्षों पे लगातार जो हमारा ग्रेट बैरियर रीफ है वहाँ पे कोरल ब्लीचिंग की खबरें हमें देखने को मिलती हैं। और सिर्फ यहीं पर नहीं, ऐसा ये भी माना जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि 2040 तक बहुत ज़्यादा मात्रा में कोरल ब्लीचिंग की प्रक्रिया होगी। और जो भी हमारे ट्रॉपिकल ओशनिक एरियाज़ हैं वहाँ पर, जहाँ पर भी कोरल हैं, कोरल रीफ है जहाँ पर भी, वहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग सीधे सीधे प्रभाव डालती है कोरल ब्लीचिंग के लिए। कोरल ब्लीचिंग का सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल इस छोटे से अध्याय में इतना ही। वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये इजी टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, तो इसको हम लोग इतना ही बस समझेंगे। मेन कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है, और ये मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ। हम लोग जो भी हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और ये मैं सोच रहा हूँ कि ये होगा हमारा जियोग्राफी इन 15 मिनट्स, मतलब 15 मिनट से भी छोटे के छोटे वीडियोज़ में हम लोग जो हमारे स्मॉल टॉपिक्स हैं, क्योंकि जनरली तो आप देखते हैं कि हम लोग थॉट में, फिजिकल जियोग्राफी में लंबे लंबे चैप्टर्स पढ़ते हैं, 1-1 घंटे के भी हमारे कुछ वीडियोज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, अब सभी टॉपिक्स पर तो हम लोग छोटी वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन हाँ, जैसे कोरल ब्लीचिंग मेरे दिमाग में आया कि हाँ ये एक ऐसा टॉपिक है जो छोटा भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, और जिस पे सिर्फ अगर हम मेन कॉन्सेप्ट पे बात कर लें तो छोटा सा एक अध्याय इस पे बन सकता है। तो ये जो हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो इसी तरीके से और भी जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं कुछ, उस पर वीडियोज़ समय समय पर आपको मिलते रहेंगे। फ़िलहाल इस छोटे से अध्याय में इतना ही। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।